जब भी हम अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेट करना। और ये जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। एज एन इन्वेस्टर हमें इनकम इसलिए दी जाती है क्योंकि हम रिस्क भी बियर करते हैं। लेकिन रिस्क के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इनकम आपको जनरेट हो रही है वो आपकी रियल इनकम नहीं है। इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ मार्केट में और कई सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स हैं। इनका भी हमारी इनकम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो जब भी आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम रिस्क और रिटर्न के नाम से बुलाते हैं। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आया हूँ, और इस सीरीज का नाम है रिस्क एंड रिटर्न, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क एंड रिटर्न होता क्या है और कैसे रिस्क और रिटर्न को मेजर किया जाता है। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिटर्न के बारे में, मतलब इनकम के बारे में। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब भी आप अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेट करना। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट के पीछे की इनकम होती है हम उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से बुलाते हैं। और ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है ये आपको दो तरफ से होती है, एक होता है कैपिटल गेन, दूसरा होता है रेगुलर इनकम। कैपिटल गेन से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जिस प्राइस के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया है आप उससे ज्यादा के प्राइस के ऊपर क्या करोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में सेल करोगे और आपको इनकम जनरेट होगी। और वाइसी वर्सा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस प्राइस के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया है आप उस मार्केट के अंदर उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उससे कम प्राइस पे क्या करे, सेल करे, तो वो आपका कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेगुलर इनकम से मेरा मतलब ये है कि जब अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हो, फॉर इंस्टेंस आपने इक्विटी शेयर्स में लगाया, तो आपको कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी, प्रोवाइडेड अगर कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑन द अनदर साइड अगर आपने अपना पैसा डिवेंचर्स के अंदर लगाया तो कंपनी आपको क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स और मे बी आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न के अंदर दो पहलू हैं हमारे पास, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, रेगुलर इनकम। एज एन इन्वेस्टर जब हम अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कोई ना कोई इमेजिनेशन होती है कि अगर मैं अपना पैसा इस इंस्ट्रूमेंट में लगाऊंगा तो मैं इतना पैसा जनरेट कर लूंगा। मीन्स हम अब फ्यूचर को लेके कोई ना कोई प्रोडिक्शन करते हैं, और हमारी जो इनकम को लेके प्रोडिक्शन होती है हम उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से बुलाते हैं। सिंस इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर वी कैन नेवर बी सो श्योर दैट कि वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग टूडे whether we will be getting the same amount of return tomorrow or not, because future is uncertain। तो इसीलिए हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, रियलाइज रिटर्न। रियलाइज से हमारा मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्चुअल में रिटर्न हम लोगों को जनरेट होती है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि हम इतना पैसा जनरेट कर लेंगे, तो हमारी वो एक्सपेक्टेशन है। बट क्या एक्चुअल में हम उतना पैसा जनरेट कर पाएंगे? दो पॉसिबिलिटी है, क्या पता एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनकम जनरेट हो जाए, और दूसरा केस क्या है कि एक्सपेक्टेशन से कम इनकम जनरेट हो। तो एक्चुअल में जो रिटर्न आपको मिलने वाली है वो क्या है, रियलाइज रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न और रियलाइज रिटर्न के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे ही हम रिस्क के नाम से भी बुलाते हैं। देखिए जब भी आपको रिटर्न दी जाती है तो रिटर्न आपको क्यों दी जाती है, पहला रीजन तो क्या है कि आप अपनी नीड्स को क्या करते हो, पोस्टपोन करते हो। मतलब आपके पास पैसा है और आज आप कुछ खरीदना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी नीड को पूरा ना करके उस पैसे को किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ वक्त के लिए, मे बी फॉर अ ईयर, मे बी फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। मतलब आप अपनी आज की नीड्स को क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अनदर फैक्टर इज रिस्क। आप रिस्क बियर करते हो। आपने जो पैसा अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आज इन्वेस्ट किया है, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है आज, कल आपको उतना मिलेगा, उससे कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपने नीड्स को पोस्टपोन कर रहे हो, और दूसरा केस क्या है, यहाँ पर आप रिस्क को बियर कर रहे हो। इन दो रीजंस के कारण ही आपको इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, जिसको हम रिटर्न के नाम से बुला रहे हैं। देखिए जो रिटर्न है हम उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, वन इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, अनदर वन इज रियल रेट ऑफ रिटर्न। आइए समझते हैं वन बाय वन इनका मतलब क्या है। देखिए अगर मैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो जो आपको
परसेंटेज ऑफ इनकम जनरेट होती है, हम उसको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से बुलाते हैं। और ये एक्चुअली एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक ट्रैप भी है। जब भी आपके पास कोई एजेंट आता है, आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करने की कोशिश करता है, आपको कई सारे वो लिक्विडेटिव ऑफर देता है, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके सामने वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रोजी पिक्चर जो है वो लेकर आता है और आपको वो इनकम के बारे में बताता है कितनी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इनकम आपको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। यहाँ पे नॉमिनल रेट से मेरा मेरा मतलब ये है कि जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है उस इनकम के अंदर आप इन्फ्लेशन को, टैक्सेस को, लीगल फीस को, ट्रांजैक्शन फीस, बहुत सारे खर्चे हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि नॉमिनल रिटर्न वो रिटर्न होती है जो कि आपके मनी की वैल्यू को इंक्रीज करती है। और अगर मैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो हमारा जो फॉर्मूला है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर है इनकम। इनकम से मेरा मतलब है रेगुलर इनकम, विच कुड बी डिविडेंड, विच कुड बी इंटरेस्ट। इट डिपेंड्स कि आप किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, विच इज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस डिवाइड बाय बाइंग प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप अपनी नॉमिनल रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस एक इन्वेस्टर है, उसने इन्फोसिस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं 1500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और कंपनी ने उसको 10 रुपीज पर शेयर क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। और उस इन्वेस्टर ने आफ्टर 1 ईयर अपने जो 100 शेयर्स हैं वो 2000 रुपीज में क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो आइए देखते हैं उसकी रिटर्न यहाँ पर क्या है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकम कितनी है, 10 रुपीज पर शेयर, क्योंकि वो उसका डिविडेंड है। और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें वो 2000 है, बाइंग प्राइस क्या है 1500, तो उसका जो ओवरऑल रिटर्न कितना है वो निकल कर आ गया 34% का। मतलब 1 ईयर के अंदर उसने 34% इनकम क्या किया, जनरेट किया। बट ये हमारी नॉमिनल रिटर्न है, इसमें हमने अभी तक इन्फ्लेशन को, टैक्सेस को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। तो जब भी आप अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप नॉमिनल रिटर्न को बहुत ज्यादा कंसीडर ना करें। आपको जो फैक्टर कंसीडर करना चाहिए वो है रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न से मेरा मतलब ये है कि जो इनकम आपने जनरेट की है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पीछे, जिसको हम नॉमिनल रिटर्न के नाम से बुलाते हैं, उसके अंदर से आप इन्फ्लेशन को, टैक्सेस को, और कई सारे फैक्टर है जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उन सबको रिड्यूस कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद जो इनकम आपके पास बचेगी वो आपकी रियल रिटर्न होती है। और जब भी आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो आप रियल रिटर्न को ही हमेशा कंसीडर करें, क्योंकि ये रियल रिटर्न क्या होता है, ये आपकी परचेजिंग पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक्चुअल में यही आपकी इनकम होती है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है जो कि कार लेने का प्लान कर रहा है और जो कार का प्राइस है वो 5 लाख रुपीज है। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस ही हैज। अनदर ऑप्शन इज, यहाँ पर बैंक है, जो बैंक कह रहा है कि आप मेरे पास अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए, मैं आपको 10% पर ईयर के हिसाब से इनकम देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो 10% है वो क्या है, हमारा नॉमिनल रिटर्न है। इसका मतलब कि अगर ये जो हमारे पास पर्सन है वो गाड़ी ना लेकर, मतलब अपनी नीड को पोस्टपोन कर दे और अपने पैसे को बैंक में दे दे, तो आफ्टर 1 ईयर उसको 5 लाख की जगह पे कितना मिलेगा, 5.5 लाख। यहाँ पर इसने क्या किया, अपनी कार की बाइंग को पोस्टपोन कर दिया 1 ईयर के लिए। अब 1 ईयर के बाद क्या हुआ, गाड़ी का जो प्राइस था वो बढ़ गया 6% से। मतलब कि जो कार पहले 5 लाख रुपीज की उसको मिल रही थी, अब वो उसको मिल रही है 5,30,000 रुपीज के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बैंक की बात करें जहां पे आपने अपना पैसा लगाया था 5 लाख रुपीज, और आफ्टर 1 ईयर आपको कितना रिटर्न मिला, 10%, मतलब आपको जो इनकम जनरेट हुई वो 50,000 हुई। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या वो एक्चुअल में आपकी 50,000 इनकम है। देखिए यहाँ पर जो आपकी रियल इनकम है वो कितनी है, ओनली 20,000। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जब अपनी कार की बाइंग को पोस्टपोन किया तो कार का प्राइस भी बढ़ गया। मतलब आपकी जो 50,000 की इनकम थी उसमें से 30,000 रुपीज तो ऑटोमेटिकली इसलिए कम हो गए क्योंकि कार का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपकी जो रियल इनकम है वो कितनी है, ओनली 20,000, जिससे कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपने नॉमिनल रिटर्न कंसीडर नहीं करनी, हमेशा आपने रियल रिटर्न कंसीडर करनी है। जब भी आपके पास कोई भी एजेंट आता है या आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विजिट करते हैं और आपको कोई एम्प्लॉय किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए कन्विंस करता है, तो हमेशा वो आपको नॉमिनल रिटर्न के बारे में बताएगा, रियल रिटर्न के बारे में नहीं बताएगा, और वहीं पर आपसे इन्वेस्टमेंट को लेकर मिस्टेक हो सकती है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।